हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स। तो आप लोग का प्रिपरेशन कैसा चल रहा है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग का प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा। आप सभी घर पे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और स्टडी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने जो है एस्टेट बिहार एस्टेट के टेस्ट सीरीज चला रही हूँ, जिसमें मैंने ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस का जो है अपलोड कर दिया है। आपने नहीं देखा क्या? तो आप ज़रूर प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देख लें, क्योंकि आपने देखा था पिछली बार जो स्टेट की एग्ज़ाम हुई थी उसमें जो है जो सोशल साइंस के चारों सब्जेक्ट से क्वेश्चंस किया गया था। तो आप जो है चारों को तैयारी करें, चारों को लेके चले। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अर्थशास्त्र का वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता होती है तो किसको होती है? व्यक्तियों को, व्यावसायिक संसाधनों को, सरकार को, इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स 51 का क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका हो जाएगा हम लोग को डी, इनमें से सभी को चाहिए। भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर है तो कौन है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रहता है। निम्न में संस्थागत वित्त साधन कौन सा है? तो देखिए संस्थागत वित्त का साधन बोल रहा है कौन सा है, तो इसका हो जाएगा सी, यानी बैंकिंग, व्यावसायिक बैंक। नेक्स्ट है, किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है? किस शहर को कहा जाता है भारत की वित्तीय राजधानी? तो मुंबई को वित्तीय कहा जाता है। बिहार के वित्त के संस्थागत स्रोतों में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो जो व्यावसायिक बैंक है वो महत्व है। बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है? तो इसका हो जाएगा 3 है। कितनी है? 3। भारत में सहकारिता का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो देखिए इसका प्रारंभ जो है 1904 में हुआ था भारत में सहकारिता का। मांग आधिक्य का अर्थ है क्या है? मांग आधिक्य का अर्थ, तो इसका हो जाएगा क्या? मांग की अपेक्षा पूर्ति का अधिक होना, मांग की पूर्ति का बराबर होना, या मांग की अपेक्षा मांग का पूर्ति की अपेक्षा मांग का अधिक होना। तो फ्रेंड्स इसका जो हो जाएगा सी होगा। मांग आधिक्य का अर्थ होता है पूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक होना, मतलब जितना आप पूर्ति करें उससे ज़्यादा मांग ज़्यादा हो। मुद्रास्फीति घोतक है तो किसका है? देखिए मांग में तेजी से वृद्धि होने के कारण मूल्य स्तर में निरंतर एवं तीव्र वृद्धि का। नेक्स्ट हो जाएगा विस्फीतिक अंतराल परिचायक है। तो विस्फीतिक अंतराल जो है वो पूर्ति की तुलना में काफ़ी कम मांग होने का परिचायक है। मांग आधिक्य की समस्या को कम किया जा सकता है। तो कब कम किया जा सकता है? कर की दर बढ़ाकर तथा सरकारी व्यय एवं घाटे के बजट को कम कर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। तो 162 बाजार नियम का प्रतिपादन किया। बाजार नियम का प्रतिपादन जे.बी. से ने किया था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सामान्यतः होता है क्या होता है? न्यून रोजगार स्तर पर। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो है जो रोजगार स्तर पर होता है। एमपीसी को निम्न सूत्र से व्यक्त करते हैं। एमपीसी को जो है एमपीसी इजकल टू डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई, यानी इसका हो जाएगा ए। औसत बचत प्रवृत्ति जिसको एपीएस को व्यक्त करते हैं, तो इसका हो जाएगा देखिए बी हो जाएगा एपीएस इजकल टू एस बाई वाई। मुद्रास्फीति बताता है मुद्रा की पूर्ति में कमी, कीमतों में तीव्र ह्रास, मूल्य स्तर में निरंतर एवं तीव्र वृद्धि, या इनमें से कोई नहीं। तो मुद्रास्फीति बताता है मूल्य स्तर में निरंतर एवं तीव्र वृद्धि। मुद्रास्फीति को कम आरबीआई द्वारा मौद्रिक नीति द्वारा किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जाता है? आरबीआई द्वारा। सरकार का भार बढ़ाकर भी मुद्रास्फीति पर रोक लगा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास में यह अंतर है
कि आर्थिक विकास सूचित करता है। आर्थिक विकास किसको सूचित करता है? प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, सिद्धांत एवं रवैया में परिवर्तन, पारिस्थितिक एवं वातावरण के प्रति चिंता, उपयुक्त सभी। 168 है, विकास का अर्थ होता है आर्थिक वृद्धि और सामाजिक परिवर्तन। ये अगर परिवर्तन नहीं हुआ तो फिर विकास कैसा? हस्तक्षेप, जिसको लेज़ेज फेयर की नीति किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का अंग है? तो ये जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का अंग माना जाता है। किसकी? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का अंग माना जाता है। हस्तक्षेप या लेजर फेयर की नीति का तात्पर्य है सरकार के हस्तक्षेप का कम करना, ठीक है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की यह विशेषता है कि क्योंकि पूंजीवाद में सरकार का हस्तक्षेप गौण हो जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मूल विशेषता है उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर बल देती है? गांधीवादी अर्थव्यवस्था समाजवादी और आर्थिक मूल्य पर बल देती है। ऑप्शन बी। आर्थिक सिद्धांत क्या है? तो जो आर्थिक सिद्धांत प्राकल्पना है। देखिए बोल रहा है आर्थिक सिद्धांत एक परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस है। अर्थशास्त्री एक प्रकार की आर्थिक घटनाओं के कारणों का अनुमान लगाते हैं और दूसरे शब्दों में अर्थशास्त्री एक प्रकार की आर्थिक घटनाओं की सामान्य अनुमानित व्याख्या देते हैं, जिसे परिकल्पना कहते हैं। यदि परिकल्पना उसी प्रकार की नई स्थिति या तथ्यों के कारणों की व्याख्या कर सकता है तो उसे आर्थिक सिद्धांत का दर्जा प्राप्त हो सकता है। यदि एक सिद्धांत बार बार वास्तविक अनुभव और तथ्यों से मेल खाता है तो आर्थिक सिद्धांत को स्वीकार कर लिया जाता है, तो उसे आर्थिक नियम कहते हैं। जब बार बार वो मेल खा रहा है, सेम हो रहा है, तब हम उसको आर्थिक नियम में जो है मानेंगे। आधुनिक अर्थशास्त्री नियम शब्द की जगह सिद्धांत शब्द को अधिक पसंद करते हैं। अब चलते हैं 73। लोकतांत्रिक समाजवाद का विशेष लक्षण क्या है? तो देखिए सामाजिकरण जो होगा। ऑप्शन डी। शिक्षा का विषय है। शिक्षा का विषय किस में आएगा बताइए? संघीय सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, अवशिष्ट। तो समवर्ती सूची में आएगा, क्योंकि देखिए समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों आता है, तो शिक्षा जो है राज्य और केंद्र दोनों की जिम्मेदारी है, इसलिए किस में आएगी? समवर्ती सूची में आएगी। नेक्स्ट 175। सकल राष्ट्रीय उत्पादन GNP तथा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन NNP के बीच अंतर किसके बराबर होता है? तो जो अंतर होता है वो पूंजी मूल्य ह्रास के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी पद्धति राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है? तो देखिए कौन सी नहीं है, तो इसका ऑप्शन होगा मैट्रिक पद्धति जो है वो राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है। व्यय पद्धति, उत्पादन पद्धति और आय पद्धति ये तीनों आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल किया जाता है? तो किसको? चौकीदारों की आय को जो है राष्ट्रीय आय की गणना करते समय किसको शामिल किया जाता है? तो इसका हो जाएगा आपका डी, चौकीदारों की आय को। तस्करों की आय को, गृहिणी की आय को, पेंशन को, तो चौकीदारों की आय को करेंगे इसमें। निम्नलिखित में कौन सी कृषि क्रियाकलाप क्रिया पर्यावरण के लिए अनुकूल है? तो देखिए पर्यावरण के लिए जो अनुकूल होगा वो जैव कृषि होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। भारत के वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? केंद्र तथा राज्य के बीच राजस्व का वितरण करना। निम्नलिखित में किस बैंक ने अपना नाम बदलकर एक्सिस बैंक रखा है? तो UTI बैंक ने अपना नाम बदलकर एक्सिस बैंक रखा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय किस नगर में स्थित है? तो देखिए इसका जो विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है वो हो जाएगा आपको जेनेवा में स्थित है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है, और जिसको हू बोलते हैं, हू की स्थापना जो है 7 अप्रैल 1948 ईस्वी में हुआ था। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है, 7 अप्रैल को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान की मुद्रा है, तो जापान की मुद्रा जो है वो येन है।
और रूबल का रूस का मुद्रा है, ठीक है। रूबल ये किसका है? रूस का है। लीरा जो है वो इटली का है, इटली का है। और तो आप जानते ही हैं कि डॉलर किसका है? अमेरिका का है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हिंदू वृद्धि दर जो है का अभिप्राय किससे होता है? तो हिंदू वृद्धि दर का अभिप्राय राष्ट्रीय आय से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानांतर अर्थव्यवस्था या काला धन से निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसमें देखिए क्या प्रभाव पड़ रहा है। पहला, मौद्रिक नीतियाँ कम प्रभावी हो जाती है, तो ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान IRRI कहाँ स्थित है? तो ये जो है मनीला यानी फिलीपींस में स्थित है। नेक्स्ट है 186, ग्रेशम का नियम है। ग्रेशम का नियम जो है वो ग्रेशम का नियम बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। तो देखिए इसका हो जाएगा सी, इसका सी हो जाएगा। बुरी मुद्रा जो अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो नाबार्ड का मुख्यालय ग्रामीण साख संचालन करना है। और नाबार्ड जो है, नाबार्ड किसी क्षेत्र का सर्वोच्च संगठन है। नाबार्ड का स्थापना जो है 2 जुलाई 1982 को कब हुआ था? 1982 को स्थापित किया गया था नाबार्ड। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट 88 है। 87 में ब्रिटेन में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? तो जो प्रति व्यक्ति आय था वो 420 रुपया थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या थी? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय की अर्थव्यवस्था अत्यंत कमज़ोर एवं विकास जो है अवरुद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न किसके नीति के कारण भारतीय हस्तक्षेप उद्योग का पतन हुआ था? तो किसके नीति के कारण हुआ था? ब्रिटिश नीति के कारण। कौन सा भारतीयों के जीवन निर्वाह का प्रमुख साधन है? तो कृषि हो जाएगा। कृषि का राष्ट्रीय आय में कितना योगदान है? तो कृषि का राष्ट्रीय आय में जो है आप जानते हैं 15% योगदान है, 15% हो जाएगा। नेक्स्ट है, देश की श्रम शक्ति का करीब कितना प्रतिशत कृषि में संलग्न है? तो इसका 48% जो है संलग्न है, 48 हो जाएगा। देश में लगभग कितनी भूमि वास्तविक बोया गया क्षेत्र है? तो इसका हो जाएगा 46% जो है वो भूमि है। भारतीय कृषि में कम उपजाऊ के कारण है, तो इसका कारण क्या हो जाएगा? प्राकृतिक, संस्थागत, तकनीकी या इनमें से सभी? तो सभी होगा। भारतीय कृषि की उत्पादकता दूसरे देशों की तुलना में अपेक्षाकृत बहुत कम है। नेक्स्ट है 197, निर्धनता की माप मुख्यतः किस आधार पर की जाती है? तो जो निर्धनता की माप है वो आय और उपभोग दोनों के आधार पर की जाती है, यानी ए और बी हो जाएगा। बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग गरीबी रेखा के नीचे है? तो देखिए जो गरीबी रेखा के नीचे है उसका हो जाएगा 41.4 जो है गरीबी रेखा के नीचे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 199, भारत के किस राज्य में बिहार की तुलना में निर्धनों की संख्या जो है वो कम, निर्धनों की संख्या अधिक है? बिहार के किस राज्य में? तो इसका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, बिहार के उत्तर प्रदेश राज्य, भारत के जो उत्तर प्रदेश राज्य है उसमें बिहार की तुलना में निर्धनों की संख्या अधिक है। बिहार में गरीबी की समस्या के निराकरण के लिए आवश्यक है, तो देखिए क्या आवश्यक है? कृषि विकास, उचित जल प्रबंधन, पर्याप्त निवेश, इनमें इन तीनों, तो तीनों हो जाएगा। तो ये जो आप देख रहे हैं ये NCERT 11th का जो इकोनॉमिक्स है वो मैंने करवाया है, तो आप खुद भी जाके देखें, क्योंकि देखिए उसमें मैंने जो निर्धन है और इसमें आंकड़ा वगैरह दिखाया है गरीबी का। तो जो आप NCERT 11, 12 भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि 9, 10 से ही सिर्फ क्वेश्चन स्टेट में रहता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को अच्छा लगा होगा मेरा ये वीडियो आज का। तो अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा है तो फ्रेंड्स आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। बेल आइकन ज़रूर दबा देना फ्रेंड्स। स्वस्थ रहो, मस्त रहो। थैंक यू फ्रेंड्स।